अब चैप्टर 5 से हमारा अगला प्रश्न है, सूखा से क्या तात्पर्य है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र के वितरण को स्पष्ट करते हुए यहाँ सूखा के कारण का उल्लेख करें एवं भारत में इसके प्रबंधन को लेकर किए जा रहे प्रयासों की विवेचना करें। तो पहले सूखा को बताना है, उसके बाद सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उसे बताना है, उसके बाद सूखा के कारण को बताना है और इसके प्रबंधन को लेकर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये भी बताना है। तो पहले हम देखते हैं सूखा। सूखा एक संकटापन्न स्थिति है जिसकी उत्पत्ति सामान्य से कम वर्षा होने पर उत्पन्न होती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है और जबकि 25 से 50% वर्षा की कमी पर मध्यम और 50% से अधिक वर्षा की कमी पर भयंकर सूखा उत्पन्न होती है। अगर किसी क्षेत्र में कम वर्षा हो रही है तो वहाँ पे सूखा की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे कि किसी क्षेत्र में मान लीजिए 100% वर्षा होती है पूरे भारत में, ठीक है, तो वहाँ अगर किसी क्षेत्र में 25% कम वर्षा हो रही है अर्थात 75% वर्षा हो रही है तो वहाँ पे सूखे की स्थिति सामान्य स्थिति पैदा होगी। सामान्य से 25% कम होने पर सूखे की स्थिति पैदा होगी और ये भी सामान्य रहेगा। उसके बाद 25 से 50% वर्षा कम होती है अर्थात 75 से 50% के बीच वर्षा हो रही है तो फिर यहाँ पे मध्यम सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी। और यदि 50% से भी कम वर्षा हो रही है अर्थात 0 से 50 के बीच हो रही है, 50% के बीच, तो यहाँ पे अत्यधिक भयंकर सूखा उत्पन्न होगी। सूखा को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं। तो ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं जिसमें सूखा को विभाजित किया जाता है। पहला है मौसमी सूखा। तो मौसमी सूखा वह सूखा है जब वास्तविक वर्षा जलवायु दृष्टि से एक विस्तृत क्षेत्र में सामान्य से बहुत कम 25% से अधिक होती है। इस प्रकार का सूखा भारत के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में देखा जा सकता है। तो जितनी भी सामान्य वर्षा होती है अगर उससे बहुत ही ज़्यादा कम वर्षा, लेकिन ये 25% से अधिक होनी चाहिए, ठीक है, तो 25% से अधिक होती है और सामान्य से बहुत ही कम होती है तो फिर इस प्रकार के क्षेत्र में जो सूखा देखने को मिलेंगी ये मौसमी सूखा होगी। तो इस प्रकार का सूखा भारत के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में देखा जाता है। सूखे और आधे सूखे हुए क्षेत्रों में देखने को मिलता है। फिर है जलीय सूखा। अगर आप इसमें एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान, फिर पश्चिमी पंजाब, फिर दक्षिण हरियाणा, ये वाला क्षेत्र जो है सूखा और अर्ध सूखा क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसके बाद है जलीय सूखा। प्रायः लगातार 2 मौसमी सूखों के बाद जलीय सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है अर्थात लंबे समय तक जारी रहने पर मौसम संबंधी सूखा जल संबंधी सूखे में परिवर्तित हो जाता है। अगर किसी क्षेत्र में मौसमी सूखा 2 बार आ जाए, एक बार तो आया उसके बाद फिर से और एक बार आ जाए, तो उसके बाद जो सूखा होगी वो जलीय सूखा होगी। अगर मौसमी संबंधी सूखा जो है अर्थात मौसमी सूखा अगर ये लंबे समय तक जारी रहती है तो ये जल संबंधी सूखे में परिवर्तित हो जाएगी, इसे ही जलीय सूखा कहा जाएगा। फिर है कृषि या मृदा सूखा। जब मृदा नमी एवं वर्षा परिस्थितियाँ फसलों के बढ़ने के मौसम में अनाज के विकास से लेकर इसके वृद्धि तक के लिए काफ़ी नहीं है एवं अनाज क्षेत्र सूखने लगे तो ऐसी स्थिति में कृषि या मृदा सूखा के नाम से जानी जाती है। तो ऐसी स्थिति को कृषि या फिर मृदा सूखा के नाम से जाना जाता है। ये सूखा का भयंकर स्थिति है जिसमें अकाल जैसी आपदाएं उत्पन्न हो जाती हैं अर्थात किसी क्षेत्र में इतनी कम बारिश हो कि फसल को बढ़ने के लिए जितनी भी बारिश की मात्रा चाहिए होती है उससे अगर कम हो तो इसी प्रकार के सूखे को कृषि या फिर मृदा सूखा कहा जाएगा। और ये सूखा का भयंकर स्थिति है जिसमें अकाल जैसी आपदाएं उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे आपदा तो उत्पन्न होगा ही क्योंकि फसल को पर्याप्त पानी नहीं मिला, तो इससे फसल कैसे अच्छी होगी, तो जिसके कारण फसल जो है सूख जाएगी और बर्बाद हो जाएगी और यही अकाल का रूप ले लेगी। फिर है भारत के प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्र। अब सूखाग्रस्त क्षेत्र को देखेंगे। सामान्यतः भारत में वर्षा की अनिश्चितता एवं परिवर्तिता के कारण कोई न कोई हिस्सा सूखे की चपेट में आता रहता है। तथापि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां इसकी बारंबारता अधिक पाई जाती है, जो कि निम्न है। तो भारत में कोई न कोई ऐसा क्षेत्र अवश्य ही जहाँ पे सूखा की स्थिति उत्पन्न होती ही है और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे ऐसे सूखा जो है ये बारंबार आते रहते हैं अर्थात बार बार आते रहते हैं, तो जो कि निम्न है। तो देखते हैं पहला कौन सा है,
तो पहला है शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र। इसके अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तितता 20% से ज़्यादा पाई जाती है। तो देखिए शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में कौन कौन सा राज्य आ गया, तो इसमें राजस्थान आ गया, गुजरात, फिर हरियाणा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश इत्यादि। और इन क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तिता जो होती है 20% से ज़्यादा पाई जाती है, अर्थात 20% से अधिक चेंजिंग पाई जाएगी। फिर है पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये भारत का, ये प्रायद्वीपीय भारत है और ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट है। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती है तो ये वाले क्षेत्र में, इधर पश्चिमी घाट के पश्चिम वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वर्षा कराती है, और ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वी वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट का, ये वृष्टि छाया का क्षेत्र में आ जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। तो यही वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। इसके अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में विस्तृत पश्चिमी भाग के पूर्वी हिस्से को सम्मिलित किया जाता है, जहां दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा पर्वत के दूसरी तरफ प्रभावित नहीं कर पाती है। तो जो मैंने अभी बताया कि ये वाला हो गया पश्चिमी घाट, और जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती है तो इधर ये पश्चिमी घाट के पश्चिम साइड में वर्षा कराती है, और ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वी वाला क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा नहीं करा पाती है। तो यही वाला जो क्षेत्र है ये आ गया पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। और इसके अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आता है। उसके बाद है अन्य क्षेत्र। इसमें उड़ीसा के कालाहांडी, बोलांगीर जिले, फिर पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जिला, झारखंड का पलामू क्षेत्र इत्यादि आता है। तो ये जो उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। और ये हो गया, मान लीजिए ये है उड़ीसा, तो यहाँ पे जो है ये कालाहांडी जिला है, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। जितनी बारिश उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों में होती है इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, और सबसे कम यहाँ पे होती है कालाहांडी में। फिर बोलांगीर जिला, पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया जिला, और उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, और झारखंड का आपने देखा ही होगा कि पलामू और गढ़वा क्षेत्र में बहुत ही कम बारिश होती है। और इसे पलामू को झारखंड का जैसलमेर भी कहा जाता है, झारखंड का जैसलमेर, ये पलामू को कहा जाता है। फिर है सूखे के प्रभाव। तो सूखे के प्रभाव क्या क्या है? मृदा की नमी, भूमि जल स्तर में कमी होती है। तो सूखा के कारण क्या होगा? मृदा में नमी की कमी होगी और भूमि जल का जो स्तर है ये नीचे चला जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा स्तर है, जो मान लीजिए ये जिस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है ये भूमि हो गया, और जल का स्तर ऊपर ही रहता है। लेकिन जहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, तो वहाँ पे भूमि जल का स्तर भी है ये नीचे चला जाएगा, और मृदा की नमी जो है ये भी कम हो जाएगी। फिर है फसल में गिरावट आएगी। जब मृदा में नमी रहेगी ही नहीं और बारिश सही से होगी ही नहीं तो फिर फसल तो सूखेगी ही, और फसल में जब वर्षा सही से नहीं मिलेगी तो इसमें सिंचाई नहीं हो पाएगी, जिसके कारण फसल में भी गिरावट देखने को मिलेगी, फलस्वरूप अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी। फिर कृषि में जुड़े लोगों के क्रय क्षमता में गिरावट होती है, जिससे गरीबी जैसी समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती हैं। और बहुत सारे लोग जो है ये कृषि में जुड़े होते हैं। जो भारत की जनसंख्या है, आधी से अधिक जनसंख्या, आधी से अधिक, तो ये जनसंख्या जो कृषि में लगी हुई है। और भारत में जो कृषि है ये मानसून पे आधारित है, जिसके कारण फसलों का सही से विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर मानसून सही से नहीं होती है किसी क्षेत्र में तो उन क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन सही से नहीं हो पाएगा, जिस कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृषि में जुड़े लोगों की क्रय क्षमता में गिरावट होती है। क्योंकि अगर जो किसान हैं उनका अगर फसल ही सही से नहीं हो पाता है तो फिर उनकी आय कैसे बढ़ेगी, और आय नहीं बढ़ेगी तो फिर उनकी क्रय क्षमता में भी गिरावट आएगी और गरीबी जैसी समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती है। पेयजल का अभाव, यहाँ पे पीने का पानी का भी अभाव हो जाता है, जैसे आपने राजस्थान में देखा होगा, और भी अन्य क्षेत्रों में जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है तो वहाँ पे पेयजल का भी अभाव होता है। जैसे झारखंड के पलामू में ही देख लीजिए, पीने के पानी के लिए भी लंबी लंबी कतारें लगती है, कोई एक ही माध्यम होता है पीने के पानी का, वो भी बहुत ही कम मात्रा में होता है। उसके बाद है खाद्यान्नों का अभाव। अब जब पानी ही नहीं होगा, फसल ही नहीं होगा, कृषि ही नहीं होगी, तो खाद्यान्नों का अभाव तो एकदम होगा ही, देखा जाएगा ही। उसके बाद है चारा का अभाव, फिर जानवरों को भी चारा नहीं मिल पाएगा।
फिर रोजगार की तलाश में आप्रवासन की समस्या, तो यहाँ पे रोजगार भी नहीं देखने को मिलेगा, जिसके कारण लोग रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में या फिर दूसरे राज्यों में चले जाएंगे। उसके बाद है जल चक्र का नष्ट हो जाना, तो जल चक्र भी नष्ट हो जाएगा और मिट्टी के जैविक संगठन में कमी आएगी। तो जैविक संगठन अर्थात मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें कमी, क्योंकि उनको भी तो पानी चाहिए ही होता है, सूक्ष्म जीव, और सूखे के कारण ये जीव भी हैं ये नष्ट हो जाएंगे, तो मिट्टी के जैविक संगठन में कमी आएगी। उसके बाद इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, अर्थात सूखा को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सूखा का प्रबंधन मुख्यतः 2 तरीकों से किया जा सकता है। सूखा के लिए उत्तरदायी कारकों पर नियंत्रण स्थापित कर और सूखे से प्रभावित लोगों को सहायता एवं पुनर्वासित करके। तो जो भी सूखा के लिए कारण बन रहे हैं, जो भी कारक हैं, उनका नियंत्रण करना है, और दूसरा जो भी सूखे से प्रभावित लोग हैं उनको सहायता प्रदान करना और उन्हें दूसरे स्थान पर बसाना है। तो इस प्रकार से इसका प्रबंधन किया जा सकता है। फिर आगे है सूखा नियंत्रण हेतु जल संसाधन, मृदा आर्द्रता का संरक्षण, सिंचाई प्रसार, वृक्षारोपण, चारागाह विकास, पशुपालन विकास, फिर शस्य प्रतिरूप में परिवर्तन, कृषि अनुषंगी क्रियाओं पर जोर, राष्ट्रीय जल ग्रिड का निर्माण आदि कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो कैसे करके सूखा का नियंत्रण किया जा सकता है, तो इसके लिए हम जितने भी जल संसाधन हैं, मृदा आर्द्रता का संरक्षण, जल संसाधन और मृदा की आर्द्रता का संरक्षण करना है, मृदा में नमी बनाए रखनी है, फिर जल संसाधन को संरक्षित रखना है, सिंचाई का प्रसार, फिर वृक्षारोपण करना है, चारागाह का विकास करना है, पशुपालन का भी विकास करना है, और शस्य प्रतिरूप में परिवर्तन करना है, और कृषि अनुषंगी क्रियाओं पर जोर, तथा राष्ट्रीय जल ग्रिड का निर्माण करना है। तो इन सभी कार्यों को सम्मिलित रूप से करके हम सूखा को कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। सूखे की पूर्व जानकारी देकर किसानों को कम नमी वाली और सूखा सहन करने वाली फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जैसे कि मोटा अनाज इन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। तो पहले ही बता देना पड़ेगा कुछ किसानों को, और इसके लिए जानकारी भी विकसित करनी होगी कि कब सूखा पड़ने वाला है किस क्षेत्र में। तो अगर हम किसानों को पहले ही सूचना दे दें कि इस क्षेत्र में कौन सा फसल उगाना है, तो इससे किसान जो है ये फसलों का सही चयन करके फसलों का सही प्रकार से उत्पादन कर पाएंगे। फिर भारत सरकार द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम भी हैं जो कि सूखा प्रवण क्षेत्र में चलाए जाते हैं, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस सब के अलावा नदी जोड़ो अभियान भी सूखे पर नियंत्रण के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। तो नदी जोड़ो अभियान जो है ये बाढ़ से भी राहत देती है और साथ ही साथ सूखे वाले क्षेत्रों में भी ये पानी लाती है। इसके साथ साथ हम एक और काम कर सकते हैं, जो वर्षा जल है इसका हम संरक्षण भी कर सकते हैं, वर्षा जल का संरक्षण। तो इन सभी माध्यमों से हम सूखे को कुछ हद तक नियंत्रण तो कर ही सकते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने देखा कि सूखा क्या है, उसके बाद जो सूखा को कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है, तो मौसमी सूखा, जलीय सूखा, और उसके बाद कृषि या फिर मृदा सूखा। और सूखाग्रस्त क्षेत्र भी हमने देखा, जिसमें पहला है शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, और फिर तीसरा अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र में हमारे झारखंड का पलामू क्षेत्र भी शामिल है, फिर उड़ीसा का कालाहांडी, बोलांगीर, और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, तथा उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर। फिर सूखे के प्रभाव क्या क्या है, तो मृदा की नमी में कमी हो जाएगी, भूमि जल स्तर में भी कमी हो जाएगी, फिर फसल में भी गिरावट देखने को मिलेगी, और कृषि से जुड़े लोगों के क्रय क्षमता में भी गिरावट आएगी, और गरीबी जैसी समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेंगी। पेयजल का अभाव होगा, खाद्यान्नों का भी अभाव होगा, चारा का भी अभाव होगा, रोजगार की तलाश में लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या फिर दूसरे राज्य चले जाएंगे, जल चक्र का भी नष्ट हो जाना होगा, फिर मिट्टी के जैविक संगठन में भी कमी आएगी। फिर अब प्रबंधन में, तो प्रबंधन में हमने देखा कि 2 तरीकों से इसका प्रबंधन किया जा सकता है। पहला तो जो भी उत्तरदायी कारक है सूखा के लिए उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा, और सूखा से प्रभावित लोगों को सहायता और पुनर्वासित करना पड़ेगा। तो हम अभी भी जो जल का उपयोग करते हैं उसका भी अगर संरक्षण करें तो
जल का दोहन कम होगा और जल कई दिनों तक रहेगा। तो सूखा नियंत्रण के लिए जल संसाधन और मृदा आर्द्रता का संरक्षण करना पड़ेगा। सिंचाई प्रसार, फिर वृक्षारोपण में बढ़ावा देना है, फिर चारागाह का विकास करना है, पशुपालन विकास, फिर शस्य प्रतिरूप में परिवर्तन इत्यादि कार्यक्रम किए जा सकते हैं। उसके बाद सूखे की पूर्व जानकारी देकर के किसानों को कम नमी वाले क्षेत्रों में सूखा सहन करने वाली फसलों का चयन करके उन्हें खेती के लिए प्रेरित करना है। और उसके बाद भारत सरकार द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इन सब के अलावा नदी जोड़ो अभियान जो है ये भी एक वैकल्पिक व्यवस्था बन सकती है। तो ये भी प्रश्न हमारा समाप्त होता है। अब अगला जो प्रश्न है ये है भूस्खलन से संबंधित। तो भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? भारत में प्रमुख भूस्खलन क्षेत्रों के वितरण को स्पष्ट करें। तो इसमें बताना है कि भूस्खलन क्या है और भारत में कौन कौन से क्षेत्र में भूस्खलन की स्थिति जो है ये आपको देखने को मिलती है। तो भूस्खलन गुरुत्व के कारण ढाल के सहारे चट्टान, मिट्टी, वनस्पति का तेजी होने वाला प्रवाह है। यहाँ पे तेजी से हो जाएगा। तो भूस्खलन गुरुत्व के कारण ढाल के सहारे चट्टान या फिर मिट्टी और वनस्पति का तेजी से होने वाला प्रवाह है, जिसके इसके कारणों में पर्वतीय ढालों के सहारे सड़क निर्माण, नहर खनन, अधिक पशुचारण, निर्वनीकरण, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, भवन निर्माण आदि को शामिल किया जाता है। और इसी प्रकार भूकंप और तीव्र वर्षा से भूस्खलन में मदद मिलती है। भारत में भूस्खलन के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो देखिए भूस्खलन क्या हो गया? तो गुरुत्व के कारण क्या होता है? किसी भी क्षेत्र से, कोई भी ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो इन क्षेत्रों से चट्टान या फिर भूमि का ही कुछ टुकड़ा, भूमि या फिर मिट्टी और वनस्पति, पेड़ पौधों का ही जमीन वहाँ से खिसक करके अलग हो जाना, यही हो गया भूस्खलन। और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, अर्थात किन कारणों से भूस्खलन होता है? तो पर्वतीय ढालों के सहारे अगर सड़क का निर्माण किया जाता है या फिर नहर बनाया जाता है, खनन किया जाता है या फिर अधिक पशुचारण हो जाता है या फिर निर्वनीकरण हो जाता है, वहाँ से वनस्पतियों को हटा दिया जाता है, या फिर अधिक पशुचारण करके भी घास के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनका भी दोहन किया जाता है, या फिर अवैज्ञानिक कृषि पद्धति या फिर भवन निर्माण इत्यादि किया जाता है, तो भूस्खलन होता है। फिर इसी प्रकार से भूकंप और तीव्र वर्षा के कारण भी भूस्खलन होती है। यहाँ पे मदद हो जाएगा। अगर किसी क्षेत्र में तीव्र वर्षा होती है और या फिर भूकंप आता है तो भी भूस्खलन आपको देखने को मिलेगा। और भारत में भूस्खलन के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला तो है हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट और तीसरा है दक्षिणी पठार। हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जिसका पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश भूस्खलन से प्रभावित होते रहते हैं। यहाँ मुख्य सीमांत क्षेत्र, यह क्षेत्र नहीं, यह क्षेप ही होगा। तो यहाँ पे मुख्य सीमांत क्षेप और मुख्य केंद्रीय क्षेप की मेखलाएं भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा के दौरान भूस्खलन के खतरे बढ़ जाते हैं। जैसे 15 अगस्त 1977 को भारत चीन सीमा पर तो 1977 में भारत और चीन की सीमा पर, फिर उसके बाद जुलाई 1975 को पश्चिमी बंगाल, सितंबर 1970 में उत्तराखंड, फिर जुलाई 1970 को अलकनंदा नदी घाटी, अक्टूबर 2003 को उत्तरकाशी और 2015 में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले इत्यादि ऐसी घटनाएं थी जिसमें भारी जानमाल की क्षति हुई। तो हिमालय के क्षेत्र में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं ये भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र हैं। और यहाँ पे जो भूस्खलन का मुख्य सीमांत क्षेत्र और मुख्य केंद्रीय क्षेत्र की जो मेखलाएं हैं ये भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित रहती है। और इन क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा भी अत्यधिक होती है। यहाँ पे क्या कहते हैं, बादल फटते हैं, तो इसके कारण भी भूस्खलन होती है। और वहीं पे यहाँ पे लिखा है कि मानसूनी वर्षा के दौरान भूस्खलन के खतरे बढ़ जाते हैं। जैसे 15 अगस्त 1970 को भारत चीन सीमा पर, 1975 को पश्चिम बंगाल और 1970 को उत्तराखंड, फिर 1970 को ही अलकनंदा घाटी, 2003 को उत्तरकाशी और 2015 में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी जिसमें जानमाल की
क्षति हुई थी। क्योंकि हिमालय एक नवीन वलित श्रेणी है जो विवर्तनिकी रूप से सक्रिय क्षेत्र माना जाता है। तो हिमालय जो है ये एक प्लेट वाला क्षेत्र है। तो भारत का जो भारतीय प्लेट है और इधर से यूरेशिया प्लेट इस प्रकार से सटा हुआ है और ये दोनों आपस में अभिसरण करते रहता है, अर्थात एक दूसरे के करीब जाते रहता है, जिस कारण से यहाँ पे भूकंप भी आती है। और यहाँ पे भूकंप की तीव्रता कितनी है, तो यहाँ रिक्टर पैमाने 5 भी भूस्खलन जैसी आपदा को प्रेरित करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ईयर याद नहीं रहता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भारत चीन सीमा पर भी हुई देखने को मिली थी, फिर उत्तराखंड में, अलकनंदा घाटी में, उत्तरकाशी में और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। फिर आगे है पश्चिमी घाट के अरब सागर की तरफ की ढाल खड़े हैं। तो ये हो गया भारत का पश्चिमी घाट और यहाँ का जो ढाल है ये एकदम खड़ा है, इस प्रकार से है। ये ढाल इस प्रकार से है, खड़ा ढाल। जो ऐसे ढाल होता है इस प्रकार से नहीं है, ये खड़ा ढाल है इस प्रकार से। तो पश्चिमी घाट के अरब सागर की तरफ की ढाल खड़ी है और यहाँ के कोंकण तट के सहारे वर्षाकाल और भूकंपों के दौरान भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी वर्षा अत्यधिक होती है पश्चिमी घाट में और भूकंप भी आने के कारण भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती है। नीलगिरी, अनाईमुड़ी, पालनी पहाड़ी, अगस्तमलाई पहाड़ी इत्यादि क्षेत्रों में ढाल के सहारे भूस्खलन होते रहते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र में, नीलगिरी में, अनाईमुड़ी, पालनी की पहाड़ी, अगस्तमलाई, इन क्षेत्रों में ढाल के सहारे ही भूस्खलन होते हैं। इन पहाड़ियों के ऊपरी भाग वनस्पति विहीन तथा लेटराइट मिट्टी से ढके हुए हैं, जिससे भारी वर्षा के दौरान भूस्खलन के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है इन पहाड़ियों का, वहाँ पे वनस्पति नहीं है और लेटराइट मिट्टी की अधिकता है, जिसके कारण भारी वर्षा के दौरान भूस्खलन के खतरे बढ़ जाते हैं। फिर आगे है भूस्खलन के प्रबंधन के लिए पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण, छोटी बंधिकाओं द्वारा अवनालिका अपरदन पर नियंत्रण, तीव्र ढालों का संशोधन, एकत्रित जल का प्रवाह, ढाल स्थिरीकरण, नियोजित खनन प्रक्रिया आदि तकनीकों का उपयोग कर आपदा को रोका जा सकता है। इन सब के अलावा आपदा के घटित होने के उपरांत राहत कार्य के बेहतर संचालन करने के लिए सरकार द्वारा जिला एवं स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो भूस्खलन के प्रबंधन के लिए क्या क्या काम किए जाने, तो सबसे पहले तो वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। फिर छोटी छोटी बंधिकाओं के द्वारा अवनालिका अपरदन को रोकना चाहिए। ये जो नदियों के द्वारा अपरदन होता है उसे ही अवनालिका अपरदन कहा जाता है, जो कि अंगुलीनुमा संरचना जैसी होती है। फिर है तीव्र ढालों का संशोधन, और मतलब जो तीव्र ढाल है उसकी ढाल को कम करना है। तो लिखा है कि तीव्र ढालों का संशोधन, फिर एकत्रित जल का प्रवाह करना है, जो भी जमा हुआ जल है उसे आगे बहाना है, प्रवाह करना है, फिर ढाल का स्थिरीकरण करना है, नियोजित खनन प्रक्रिया अपनानी है और इस प्रकार की और भी तकनीकों के द्वारा आपदा को रोका जा सकता है। और इन सब के अलावा आपदा के घटित होने के उपरांत अब राहत कार्य के बेहतर संचालन करने के लिए सरकार द्वारा जिला और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए। और ये सारे जो घटनाएं हैं जैसे कि बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवात, इन सब के हो जाने के उपरांत भी तो इनका संचालन करना ही होगा। तो इसके लिए सरकार के द्वारा जिला और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन केंद्र भी स्थापित किए गए। तो भूस्खलन में हमने क्या क्या देखा, तो पहले तो भूस्खलन होता क्या है और ये किसके द्वारा होता है, फिर भूस्खलन के कौन कौन से क्षेत्र हैं भारत में, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और दक्षिणी पठार। तो ये हमने हिमालय क्षेत्र भी देख लिया और यहाँ पे कई सारे वर्षों में भूस्खलन देखी गई है। उसके बाद पश्चिमी घाट भी और दक्षिण पठार भी हमने देख लिया। उसके बाद इसका कैसे नियंत्रण किया जा सकता है और इस सरकार के द्वारा यहाँ पे आपदा घटित होने के उपरांत राहत कार्य के लिए आपदा प्रबंधन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। तो अगला जो बचा ये है चक्रवात। और बीच में एक चैप्टर 3 इसका भी टॉपिक बचा हुआ है, प्राकृतिक वनस्पति और वनों के प्रकार एवं वितरण। तो ये भी आगे करा दिया जाएगा। और आपको जो इसकी PDF है ये एक ही बार में नहीं मिलेगी, जैसे जैसे क्लास हो रहे हैं वैसे वैसे आपको PDF भी मिलेगी। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6206193277।